तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो। ये तख्तों ये ताजों की दुनिया। बचपन का जमाना भी कितना अजीबोगरीब होता है। बच्चों की शरारतें, दोस्तों की महफिल, गली में गिल्ली डंडा खेलना, गोलियां खेलना, और उन्हीं में से एक बात होती थी कि जब एक खुशियों की लहर दौड़ जाती थी पूरे बच्चों में कि गली में जब बाइस्कोप वाला आता था। बाइस्कोप आप लोगों को याद है? एक शख्स आता था, अपने सर पे एक बहुत बड़ा सा बॉक्स उठाकर, उसमें कई तरह के खाने लगे होते थे, और उसके बाद हम उसे उठाकर अपनी आंखों से जब अंदर देखते थे तो हमें अंदर में तस्वीरें नाचती घूमती नजर आती थी। और वो बाइस्कोप वाला एक स्टैंड पे उसे रखे हुए ऊपर में एक रिकॉर्ड लगा देता, उस रिकॉर्ड में गाना बजता रहता, और जब तक कि गाना बजता रहता हम बाइस्कोप देखते रहते, फिर गाना खत्म हो जाता, बाइस्कोप खत्म हो जाता। तो जब वो गाने बजाता था तो मैंने देखा था कि उसके पास कई रिकॉर्ड्स होते थे, वो काले काले से गोल प्लेट, और उसमें बीच में एक सुर्ख रंग का एक दायरा बना होता था जिसपे एक ग्रामोफोन के सामने एक कुत्ता बैठा रहता था। रिकॉर्ड की शक्लें तो एक जैसी थी, लेकिन उनमें से आवाजें अलग अलग निकलती थी, और मैं इस बात को लेकर बड़ा परेशान था, और ये भी परेशान था कि आखिर उसमें से आवाज कैसे निकलती है। छोटा सा बच्चा था, ज्यादा अक्ल भी नहीं थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि क्लास में हमारे टीचर ने कुछ इस तरह की बातें की, और बात करते करते वो उनका जिक्र चला गया हिज मास्टर्स वॉइस की तरफ, क्योंकि हमारे शहर कलकत्ता में हिज मास्टर्स वॉइस की एक बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती है। तो मैंने उनसे पूछा कि सर, मैंने नोटिस किया है कि रिकॉर्ड के ऊपर एक गोल दायरा होता है सुर्ख कलर का, जिसमें एक तस्वीर होती है कि ग्रामोफोन के सामने कुत्ता बैठा बड़ी ही इन्हमाक के साथ उस ग्रामोफोन को देख रहा होता है। ये क्या चीज है? ये तस्वीर वहां क्यों होती है एक रिकॉर्ड के ऊपर? तो हमारे टीचर ने कहा कि ये जो है एक उस कंपनी का लोगो है जिस कंपनी का नाम हिज मास्टर्स वॉइस है, और ये कंपनी हमारे शहर के दमदम के इलाके में है, और वहां पे इस तरह के रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं। और ये जो कुत्ता है, इस कुत्ते से जुड़ी हुई एक कहानी है। तो उन्होंने फिर मुझे वो कहानी बताई। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में एक बहुत बड़े उस्ताद क्लासिकल गायक गुजरे हैं जिनका नाम था मोहम्मद करीमुद्दीन खान साहब। मोहम्मद करीमुद्दीन खान साहब की आवाज बड़ी मीठी थी, बड़ी प्यारी थी, और उनके पास एक कुत्ता होता था, और ये कुत्ता अपने मालिक की आवाज पे इतना फिदा था कि जब कभी वो रिहर्सल करने के लिए या गाने के लिए बैठते थे तो खाह वो घर के किसी भी गोशे में कुत्ता मौजूद हो, वो दौड़ के आता और आके खान साहब के सामने बहुत ही इन्हिमाक के साथ बैठ जाता। गोया खान साहब की सारी बातों को, वो सारी गायकी को वो समझ रहा है, और ये सिलसिला चलता रहा। जब ये कैफियत कुत्ते की हुई तो बात गली से मोहल्ले तक पहुंची, और मोहल्ले से सारे शहर तक पहुंची, और सबको यह पता चल गया कि उस्ताद करीमुद्दीन खान साहब के पास जो कुत्ता है वो म्यूजिक का बड़ा रसिया है, और म्यूजिक की आवाज सुनते ही, खान साहब की आवाज सुनते ही वो आके उनके सामने बैठ जाता है। ये बात उड़ते हुए HME कंपनी के मालिकान तक पहुंची। उन्हें भी बड़ी हैरत हुई। उन्होंने एक दिन करीम खान साहब को अपने कंपनी में बुलाया उस कुत्ते के साथ, और वहां उन्होंने एक ग्रामोफोन का इंतजाम किया। ग्रामोफोन का इंतजाम करने के बाद उन्होंने करीम साहब को दूसरे कमरे में बिठा दिया, और ग्रामोफोन पे उन्होंने करीम साहब का गाया हुआ रिकॉर्ड लगाया। जब रिकॉर्ड की आवाज कुत्ते के कानों में पहुंची तो बेतहाशा वो भागता हुआ आया, और आने के बाद जिस कमरे में गाना बज रहा था वहां वो दाखिल हुआ, और दाखिल होने के बाद ग्रामोफोन के सामने वो बिल्कुल एक टक लगाकर देखने लगा और बैठ गया, बिल्कुल खामोश, साकित बिल्कुल। उस मौके पे
फोटोग्राफर्स भी मौजूद थे। मैनेजर ने इशारा किया कि फौरन इसी पोज में इसकी तस्वीरें निकाल दी जाएं, लिहाजा ग्रामोफोन के सामने बैठे हुए कुत्ते की तस्वीरों को निकाल दिया गया और उसके बाद इस तरह से एचएमवी का वही तस्वीर लोगो करार पाया। तो ये थी वो कहानी जो मुझे मास्टर साहब ने सुनाई थी। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में कुछ और भी सवाल खटक रहे थे। हालांकि उम्र तो बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी एक सवाल मेरे जहन में यह खटक रहा था कि अगर एचएमवी कंपनी वालों ने उस तस्वीर को लगाया तो उस तस्वीर को ही क्यों लगाया? कुछ और भी लगा सकते थे। तो मैंने अपने टीचर से पूछा कि सर जी, उस कुत्ते की तस्वीर लगाने के पीछे मकसद क्या था? तो उन्होंने कहा कि भाई सुनो, इतनी ज्यादा बातों का मुझे नहीं पता, मुझे जो पता था मैंने बता दिया। वक्त गुजरता गया। अब मैं नौजवानी की उम्र में था। मेरे एक रिश्तेदार एचएमवी कंपनी में मुलाजमत करते थे, यानी कि हिज मास्टर्स वॉइस कंपनी में। एक बार मैं जब उनके घर पे गया तो मैंने उनसे ख्वाहिश किया कि अंकल, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हाँ कहो। मैंने कहा कि आप तो हिज मास्टर्स वॉइस में काम करते हैं, तो मैं कंपनी को अंदर से देखना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसका इंतजाम करता हूं, आज तुम यहीं ठहर जाओ। मैं वहीं ठहर गया। दूसरे दिन वो मुझे लेकर अपनी कंपनी में गए और जाने के बाद उन्होंने मुझे एचएमवी कंपनी के अंदर की सारी प्रोसीड्योर, सारे प्रोसेस को दिखाया। कहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है, कैसे रिकॉर्ड पब्लिश किए जाते हैं, कवर कहाँ बनता है, प्रिंटिंग सेक्शन क्या है। इस तरह से मैं कंपनी के अंदर मुख्तलिफ सेक्शंस में जाता रहा और अपनी, यूँ कहना चाहिए कि अपनी मालूमात को बढ़ाता रहा और मैं देखता रहा। तो मैंने अपने अंकल से पूछा कि अच्छा अंकल, ये जो कंपनी है, ये जो हिज मास्टर्स वॉइस है, तो ये मुझे बताइए कि यहाँ तो रिकॉर्ड्स पब्लिश किए जाते हैं हजारों की तादाद में, तो म्यूजिक का कुत्ते से क्या वास्ता है? आखिर हर रिकॉर्ड पे, चाहे वो किसी भी सिंगर का रिकॉर्ड हो, उस पे कुत्ते की तस्वीर क्यों होती है? ग्रामोफोन के सामने बैठा हुआ है वो कुत्ता, वो तस्वीर क्यों होती है? तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मालूम। मैंने कहा कमाल है, आप यहाँ काम करते हैं, आप यहाँ के मुलाजिम, और आपको ये नहीं पता कि ये जो लोगो है वो किस ज़मन में किस लिए इस रिकॉर्ड पे, हर रिकॉर्ड पे मौजूद होता है। तो उन्होंने कहा कि एक मिनट ठहरो, मैं तुम्हारी मुलाकात यहाँ के मैनेजर साहब से करवाता हूँ। तो फिर वो मुझे लेके मैनेजर साहब के कमरे में गए। देखा कि वहाँ एक बंगाली बाबू हैं, सब मिस्टर बैनर्जी थे वो। तो उनसे कहा कि मैनेजर साहब, ये मेरा भतीजा है और इसकी एक ख्वाहिश है, कि क्वेरी है इसकी, ये जानना चाहता है, तो आपको लेकर आपके पास आया हूं मैं। तो वो बंगाली थे, तो बंगाली लहजे में उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करता है? मैंने कहा सर, मैं तो पढ़ाई करता हूँ। अच्छा अच्छा, पूछो पूछो, क्या पूछना चाहता है? तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने बहुत कुछ यहाँ देखा घूम फिर कर, और सारी बातें तो मेरी समझ में आई, लेकिन एक बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर, तो वो बात मैं जानने के लिए आपके पास आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ पूछो पूछो, क्या बात है? मैंने कहा कि हिज मास्टर्स वॉइस से पहले वो कंपनी कौन सी थी और उसका लोगो क्या था, और फिर आप लोगों ने अगर इस लोगो को यूज किया तो कुत्ते का ही लोगो क्यों यूज कर रहे हैं? इसमें आप इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, उनका लोगो क्यों नहीं यूज करते? या फिर जो इस कंपनी के इन्वेंटर हैं, फाउंडर हैं या मालिक हैं, आप उनका क्यों नहीं यूज करते? तो वो मुस्कुरा पड़े, बोला बशो बशो, मैंने बैठ जाइए। तो मैं बैठ गया सामने। बिल्कुल नौजवानी की उम्र थी मेरी, लेकिन फिर भी मैं खामोशी के साथ बैठ गया। उन्होंने मुझे कहा कि ये जो कंपनी है, ये एक ब्रिटिश बेस्ड कंपनी है और ये बहुत पुरानी कंपनी है, और इसका नाम था द ग्रामोफोन कंपनी, और ये कंपनी रिकॉर्ड पब्लिश करती थी। उसी जमाने में एक पेंटर हुआ करता था, फ्रांसिस डुरे, बड़ा ही माना हुआ पेंटर था। इसका एक भाई हुआ करता था जिसका नाम था मार्क, और मार्क जो था उसको म्यूजिक से बड़ा लगाव था, और
अक्सर वो बेशतर वो अपनी ही आवाज में वो कुछ ना कुछ वो रिकॉर्ड करता था, और इसको उसके पास एक फोनोग्राम हुआ करता था, तो अपने वो वॉइसेस को वो अपने फोनोग्राम पे सुना करता था। और उसके बाद भी फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी तबीयत खराब हुई और मार्क मर गया। अब भाई की मौत के बाद में जाहिर सी बात है कि उसकी छोड़ी हुई चीजों का जो वारिस था वो तो ऑटोमेटिकली फ्रांसिस हो गया। तो फ्रांसिस के हाथों जो चीजें लगी उसमें एक तो वो फोनोग्राम था, कुछ उसके भाई के फोनो रिकॉर्ड्स थे, और एक कुत्ता था जिसका नाम मार्क ने निपर रखा था। तो अब ये था तमाम की तमाम चीजें जो थी वो फ्रांसिस के हाथों में आ गई। फ्रांसिस ने एक बात नोटिस किया कि जब कभी वो अपने भाई को मिस करता है और अपने भाई की आवाज का कोई फोनो रिकॉर्ड वो अपने फोनोग्राम पे लगा के सुनता है, तो अचानक वो निपर, वो कहीं भी हो, किसी भी गोशे में हो, वो दौड़ के आता है और बड़े ही इज्जत के साथ, बड़े ही इन्हिमाक के साथ, महवियत के साथ वो आकर फोनोग्राम के सामने बैठ जाता है, और उस वक्त तक बैठा रहता है जब तक कि मार्क की आवाज फोनोग्राम पे गूंजती रहती है। पहले तो उसने सोचा कि ये इत्तेफाक होगा, ये बातें तो मुमकिन है कि बस हो रही हैं, लेकिन जब उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया तो उसने देखा कि नहीं, वो जब कभी मार्क की आवाज को प्ले करता है तो निपर दौड़ कर आता है और आकर ग्रामोफोन के सामने बैठ जाता है। ये तो बड़ी अजीब सी बात थी, और फ्रांसिस को भी बड़ा एक अचंभा सा हुआ। उस कुत्ते से लगाव भी उसका काफी बढ़ गया। फिर कुछ ऐसा हुआ कि कुत्ते की तबीयत खराब हुई और कुत्ता भी शायद अपने मालिक की जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सका और बहुत जल्दी उसे छोड़कर चला गया। 3 साल बीत गए। 3 सालों के बाद अचानक फ्रांसिस को अपने मार्क, जो उसका भाई था, उसकी आवाज सुनते सुनते उस कुत्ते की याद आई कि आज मैं इस आवाज को अकेला सुन रहा हूं, काश निपर भी होता तो आज वो भी इस आवाज को सुन रहा होता। फिर उसके दिमाग में जब निपर का ख्याल आया तो उसने पेंट और ब्रश उठाया और उसने तस्वीर बनाई, एक ग्रामोफोन और उसके सामने बैठा हुआ निपर। बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर थी, क्योंकि फ्रांसिस टोलेडो तो वैसे भी काफी बेहतरीन वो पेंटर थे। तस्वीर तो बन गई, लेकिन अब उसने सोचा कि मैं इस तस्वीर का क्या करूं। तो उसके दिमाग में आया कि क्योंकि ये तस्वीर म्यूजिक से रिलेटेड मैंने बनाई है, तो मैं इसे किसी म्यूजिक कंपनी के हाथों अगर फरोख्त कर देता हूं तो मेरे हाथों में कुछ पैसे भी आ जाएंगे। तो उसने उस वक्त की मौजूदा कंपनियों को कांटेक्ट करना शुरू किया, लेकिन मजे की बात यह हुई कि हर म्यूजिक कंपनी वाले ने उससे बहुत ही टका सा जवाब दे दिया और साथ ही साथ मजाक भी उड़ाया। अच्छा ये बताओ कि ये तुमने तस्वीर बनाई है, तस्वीर ऐसे तो ठीक है, लेकिन म्यूजिक का इससे क्या लेना देना है, और एक कुत्ते को म्यूजिक से क्या सरोकार है। लेकिन मार्क कभी भी इस बात को समझा नहीं पाया कि उसने वो तस्वीर क्यों बनाई और उस तस्वीर का टाइटल उसने हिज मास्टर्स वॉइस क्यों रखा। इसी दौड़ भाग में वो द ग्रामोफोन कंपनी तक भी पहुंचा, उसके मैनेजर और उसके एहलकारों से मिला और उसने अपना वो कॉन्सेप्ट उसे बताया कि ये मेरा कॉन्सेप्ट है कि ये जो तस्वीर मैंने बनाई है, इस तस्वीर में मैंने ये दिखाना चाहा है कि ये जो आवाज निकल रही है उस ग्रामोफोन से, वो उसके मालिक की आवाज है, उसके आका की आवाज है, हिज मास्टर्स वॉइस। जब उन्होंने इतने तरीके से ये बात रखी तो ग्रामोफोन कंपनी के मालिकान को उसकी ये बात अच्छी लगी और उन्होंने 100 पाउंड में उस तस्वीर को खरीद लिया। एक मरहला तो हल हो गया, और यह बात मैं आपको बता रहा हूं सन 1890 की। तो चलिए साहब, तस्वीर तो बिक गई, लेकिन अब ग्रामोफोन कंपनी वालों को सोचना था कि क्या वो इस तस्वीर को लोगों की हैसियत से इस्तेमाल करें या ना करें। क्योंकि मुमकिन था कि अगर वो एक कुत्ते की तस्वीर को लोगों की तरह से इस्तेमाल करते तो मुमकिन था कि कंपनी के रेपुटेशन को नुकसान पहुंचता या लोगों को वो बात पसंद नहीं आती, क्योंकि बड़े बड़े कलाकारों की, बड़े बड़े आर्टिस्टों की जो आवाजें हैं वो उनका वो रिकॉर्ड बनाते थे। 8 सालों तक वो इसी दुविधा में रहे और फिर उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि नहीं,
हम इस तस्वीर को अपनी कंपनी के लोगों की हैसियत से, अपने ट्रेडमार्क की हैसियत से इस्तेमाल करेंगे। और 8 साल के बाद 1898 में एक रिकॉर्ड पब्लिश हुआ और उस रिकॉर्ड के दरमियान में वही लाल सा सुर्ख सर्किल और उस गोल से सर्किल में एक तस्वीर लगी थी। किसकी? निपर की, जो कि ग्रामोफोन के सामने बैठा हुआ था। और कंपनी का नाम भी चेंज कर दिया गया। कंपनी का नाम रखा गया हिज मास्टर्स वॉइस, और जिसका एब्रिविएशन है HMV। अब वो ब्रिटिश का दौर था और उस वक्त जो हुकूमत थी वो अंग्रेजों की थी, हमारे हिंदुस्तान पे भी। और कलकत्ता उनका दारुल खिलाफा था, उनका कैपिटल था। लिहाजा उन्होंने HMV कंपनी की एक शाख दमदम के इलाके में शहर कलकत्ता में भी खोली, काफी बड़े पैमाने पे। और फिर इस तरह से HMV से जो लाखों की तादाद में रिकॉर्ड्स पब्लिश हुए, उन हर रिकॉर्ड में उसी निपर की तस्वीर और ग्रामोफोन। इस तरह से बिल्कुल लगता था कि या तो यह है कि निपर इस इंतजार में है कि शायद अब ये जो आवाज आ रही है मेरा मालिक सामने आ जाएगा, या फिर उसकी महवियत जो थी उसको देख के ऐसा लगता था कि वो ग्रामोफोन के अंदर इस इन्हिमाक से वो झांक रहा है कि लगता है कि शायद उसका मालिक कहीं अंदर बैठा है। बैकएफ अभी चंद रोज पहले, तकरीबन 4 दिनों पहले, मैं गुजर रहा था काफी जमानों के बाद दमदम से HMV कंपनी के सामने से, तो अचानक ये यादें मेरे जहन में आ गई कि ऐसा भी हुआ था। और ये जो याद है, ये इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं मेरे बचपन से भी है और दिनों से भी है कि जब मैंने एक नया तजर्बा हासिल किया था और एक नई बात का इंकिशाफ हुआ था। क्योंकि म्यूजिक का रसिया होने के नाते खुद मेरे पास सैकड़ों की तादाद में रिकॉर्ड्स मौजूद हैं और रिकॉर्ड पे ज्यादातर निपर और ग्रामोफोन, बाद में पॉलीडोर और इसके अलावा CBS और इंडिको और इस तरह के बहुत सारे रिकॉर्ड कंपनीज आए। लेकिन रिकॉर्ड कंपनीज में जो शहनशाह का मुकाम था वो था HMV का, यानी कि हिज मास्टर्स वॉइस का। तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इस पे लोग कभी कभी अजीब अजीब सी बातें पेश करते हैं। उनका अपना नज़रिया भी होता है, लेकिन नज़रिया भी इतने अच्छे अंदाज में पेश किया जाता है कि उस पर भी हकीकत का गुमान होने लगता है। लेकिन मैं आपके सामने जो भी कहानी पेश कर रहा हूँ, इसका ताल्लुक बिल्कुल प्योर रियलिटीज से है और आप में से जो शख्स भी चाहे इसकी वेरिफिकेशन भी कर सकता है, क्योंकि आपको इसकी डिटेल नेट पे भी मिल जाएगी। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि सन 1970 में एक कदम और आगे बढ़ते हुए HMV कंपनी ने इस लोगों को एक अवार्ड की शक्ल दिया। उसे तांबे के मेटल में ढालकर एक अवार्ड बनाया गया और हर वो आर्टिस्ट, खा वो गाने वाला हो या म्यूजिक कंपोजर हो या लिखने वाला हो, अगर उनके रिकॉर्ड्स 1 लाख की तादाद में बिक जाते तो उन्हें एक अवार्ड दिया जाता था। और उस अवार्ड में वो EMI की तरफ से होता था और वो निपर और ग्रामोफोन का एक मेटालिक वर्जन वो उन्हें पेश किया जाता था। इस कहानी को और भी तरीकों से पेश किया गया है, लेकिन मैं आपको इस बात पर यकीन दिलाता हूं कि वो कहानियां हैं जैसे कि हमारे उस्ताद जी ने भी सुनाई थी, लेकिन उसके बाद का जो वाकया है ये बिल्कुल रियलिटीज के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। एक बात का जिक्र मैं अपने दोस्तों से खास तौर से करना चाहता हूँ कि ये जो नेट है ये वाकई एक जाल है और उस पर सोशल मीडिया ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसपे बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता और उन्हें बहुत ही मनगढ़ंत तरीकों से पेश किया जाता है। पर ग्रेट लेजेंड्स के अपने इस चैनल में हमारी इस बात की कोशिश होती है कि हम जो भी कंटेंट आपके सामने लेकर आए वो वेरीफाइड हो। अब जैसा कि मैंने आपसे इस वीडियो की बात करनी है कि जो वीडियो मैं आपके सामने इस बार मैंने पेश किया है, गर्चे ये कहानी मुझे हमारे टीचर ने सुनाई थी और वो बहुत ही बचपन की बात है, सालों पहले की बात है, लेकिन फिर उसी कहानी को मैंने नेट पे भी देखा थी और लोगों की जुबानी एक दूसरे से होते हुए वो सोशल मीडिया यानी कि यूट्यूब तक भी पहुंच गई। गर्चे वो कहानी सही नहीं थी और जब मैंने वेरीफाई किया, जब मैंने इस कहानी के अंदर में जाना चाहा तो फिर एक नई कहानी निकलकर सामने आई। बहरहाल ये जो कहानी है ये ऑथेंटिक है और आप इस पे भरोसा कर सकते हैं। और ये थी वो कहानी जो आज लेकर मैं
अपनी पुरानी यादों के हवाले से आपके सामने आया। उम्मीद है कि आज की यह कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा लंबा है, लेकिन हर वीडियो को हम बहुत छोटा भी तो नहीं कर सकते ना। तो सच्चाई की तलाश में और एक कहानी की तलाश में इतना तो हमारे दोस्त बर्दाश्त कर ही सकते हैं। आज की कहानी यहीं तक। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, नमस्कार, सत श्री अकाल।